रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे आज जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्त को रद्द किया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की जो मखसूस नशिस्तें देने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो 22 सफ़ात का फ़ैसला है उसके जो अहम तरीन मंदरजात हैं वो इंतहाई आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में आप नाज़रीन के साथ उस फैसले की तफसीलात शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला सुनाया है, इसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फ़ैसले में क्या बयान की है। इस नाज़रीन तफसीलात के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आपने हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 22 सफ़ात का नाज़रीन फैसला है और इस फैसले की नाज़रीन जो अहम और ख़ास बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने इख्तलाफ किया है, तो वो मुकम्मल इख्तलाफ नहीं है नाज़रीन, वो एक आप यूँ कह लें कि पार्शली उसी फैसले के साथ एग्री किया है पंजाब के जो मेंबर हैं बाबर हसन बरवाना साहब कि ये नशिस्तें ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को अलॉट नहीं की जा सकती। इस फैसले के साथ बाबर हसन बरवाना साहब ने, मेंबर पंजाब ने जो है वो एग्री किया है, इत्तफाक किया है। लेकिन उनका नाज़रीन जो कितने सत्रों का है, 22 सत्रों का जो इख्तलाफी नोट है, सबसे पहले उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं और उसके बाद जो 22 सफ़ात का फ़ैसला है फिर उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, बाबर हसन बरवाना साहब अपने जुज़वी इख्तलाफी नोट में ये कहते हैं कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है जिसने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में कि उसको ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इन रिज़र्व सीटों के हवाले से कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी नहीं। यानी जो कट ऑफ डेट थी 24 दिसंबर की, जो कि पहले 22 दिसंबर 2023 की थी, लेकिन फिर आप नाज़रीन को याद होगा कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया था जिसमें रिटर्निंग अफसरान की तैनातियों को सस्पेंड कर दिया गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको ये भी तमाम देखने वालों को याद होगा कि उस रोज़ जब ये जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई थी, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब तुर्की जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ विंटर वेकेशंस पे, अपने ज़ाती दौरे पे। तो जुमे के बाद उन्होंने अदालत लगाई थी। अदालत लगाने के बाद रिटर्निंग अफसरान की तैनातियों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सेटिस्फाइड किया गया था और साथ में इलेक्शन कमीशन को जो 2 दिन 3 दिन ज़ाया हो चुके थे, शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का जारी नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप आज ही इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो आप जारी करेंगे। तो पहले ये जो कट ऑफ डेट थी रिजर्व सीटों की अपनी लिस्टें जमा कराने की, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की, वो 22 दिसंबर थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी किया, शेड्यूल को रिवाइज भी किया, तो ये कट ऑफ डेट जो है रिजर्व सीटें की जमा कराने की, मखसूस नशिस्तों की जो डेट थी कि आप 22 तक जमा कराएंगे दिसंबर तक, उसको 2 दिन का उसमें इजाफा करके उसको 24 दिसंबर कर दिया गया था। बाबर हसन बरवाना साहब ये कहते हैं कि 24 दिसंबर तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी और यह कानून का तकाजा था। कानून का तकाजा था कि सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो अपनी तरजीही लिस्ट माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते और इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन हो जाए, यानी बाबर हसन बरवाना साहब ये कह रहे हैं कि एक मरतबा इलेक्शन हो जाए तब आप जो है ये तरजीही लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवा सकते, आपने कट ऑफ डेट तक ये लिस्टें जमा करवानी होती हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को बाबर हसन बरवाना साहब कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकी, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं मिल सकती तो दीगर जो सियासी जमातें हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, उन्हें भी ये मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। बल्कि अपने बाबर हसन बरवाना साहब ये कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की खाली रखी जाएँ अनटिल जो आइन का आर्टिकल 51 है, जो आइन का आर्टिकल 106 है,
जब तक इसमें तरमीम नहीं हो जाती तब तक ये मखसूस नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली रखी जाएँ, किसी सियासी जमात को जो है वो अलाउट ना की जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो 4 अरकान ने मजमूई तौर पे फैसला दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी लेकिन दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी जाएंगी। तो ये 22 सफ़ात का फैसला नाज़रीन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तहरीर किया है और इसके नाज़रीन मजमूई तौर पे 13 पैराग्राफ हैं। 17 पैराग्राफ तक जस्टिस कह रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 17 पैराग्राफ यानी 11 सफ़ात तक जो वकला के दलाइल थे, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अली जफ़र साहब, जिसमें नून लीग के वकील आज़म तारड़ साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक चिनाइक साहब, MQM के वकील फ़ारूक नसीम साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब और दीगर वकला के जो दलाइल हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें नाज़रीन आगे चल के यानी 17 पैराग्राफ से और 11 पेज से आगे चल के सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 51 और आइन का आर्टिकल 106 का हवाला देते हैं और फिर आगे चल के अपने फैसले में लिखते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि 22 दिसंबर की आखिरी कट ऑफ डेट थी जिसको बढ़ा के 24 तक किया गया था, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा किसी भी सीट पे, चाहे वो कौमी असम्बली का है चाहे वो सूबाई असम्बली का है, और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो जमा करवाई गई थी। आगे चल के नाजरीन सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 21 फरवरी को, अब आप देखें कि कट ऑफ डेट है तरजीही लिस्ट जमा करवाने की 24 दिसंबर, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि तकरीबन कोई 2 माह के बाद 21 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हो चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से 4 खतूत आते हैं यानी 4 दरखास्तें आती हैं जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये कहती है कि चूंकि आज़ाद अरकान उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो उन्हें कौमी असम्बली की और पंजाब असम्बली की, सिंध असम्बली की और KPK असम्बली की जो आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं ख़वातीन और अक़लियतों की, वो अलॉट की जाएँ। फैसले में सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है ना सूबाई असम्बली की किसी सीट का इलेक्शन लड़ा है, और जो खुद चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है और कानून के मुताबिक जब मुकर्ररा लिस्ट जो है मुकर्ररा तारीख तक ना दी जाए तो फिर कैसे ये नशिस्तें जो हैं इनको अलॉट हो सकती हैं। कानून के मुताबिक तो आपने मुकर्ररा मियाद तक जो है सियासी जमातों ने अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्ट देनी होती है। अच्छा, इस फैसले में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2008 का आमिर गिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन, उसका हवाला भी दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन ये डिक्लेयर किया था कि एक मरतबा जब आप मिनॉरिटीज़ की और रिजर्व सीटों की जो लिस्ट है, चाहे वो ख़वातीन की है चाहे वो मिनॉरिटीज़ की है, एक मरतबा सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, और एक मरतबा लिस्ट जमा होने के बाद आप कोई नई फ्रेश लिस्ट जो है मखसूस नशिस्तों के वाले से कोई सियासी जमात जमा नहीं करवा सकती। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2008 के फैसले का हवाला दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के भी एक इसी नोयत के फैसले का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने फैसले में हवाला दिया है, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला की एक दलील थी कि देखें 2019 में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई लिस्ट नहीं थी, कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं थी, लेकिन उनको खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई। तो इस बात को भी, इस दलील को भी इलेक्शन कमीशन के फैसले में केटर किया गया है। फैसले में लिखा गया है कि जब ये दलील दी गई कि बाप पार्टी को किसी प्रायोरिटी लिस्ट के बगैर खैबर पख्तूनख्वा से 2019 में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई, तो इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला थे उनसे पूछा गया क्या इलेक्शन कमीशन का जो आप दलील दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर मौजूद है, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स कोई सबूत मौजूद है तो आप दिखा दें अपने दलील की सपोर्ट में। तो उसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि जब ये इस्तफसार किया गया, जब कमीशन के ऑर्डर का पूछा गया, जब कोई डॉक्यूमेंट्स का पूछा गया, सबूत का पूछा गया, तो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपनी दलील की सपोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला या लीगल टीम जो है वो अदालत में पेश नहीं कर सके कि जो आप कह रहे हैं कि बाप पार्टी को भी इसी तरीके से जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन की मिनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं, माजी में उनको भी दी गई थी, तो किसी डॉक्यूमेंट्स या इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले का हवाला जो है वो नहीं दिया गया। आगे चल के नाज़रीन ये कहा गया है फैसले में कि इस तरीके से अगर नशिस्तें अलॉट की जाएँ तो जो मैंडेटरी कानून की प्रोविजन है, जो आइन के का तकाजा है, ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी। और इसमें यह कहा गया है कि सियासी जमातें सिर्फ उसी सूरत में मखसूस नशिस्तों का तकाजा कर सकती हैं, और वो 51 आइन का आर्टिकल 51 का सब क्लास 6 है,
और इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 104 है, जब इनकी वो कंप्लाई विद करेंगी, इन पर अमल दरामद करेंगी, तभी सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों का तकाजा रिजर्व सीटों का कर सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में लिखता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिक्वेस्ट है कि उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ, हम ये रिक्वेस्ट मुस्तरद करते हैं और साथ में ये डिक्लेयर करते हैं कि जो बाकी मखसूस नशिस्तें बची हैं, जैसा कि कौमी असम्बली की 23 हैं, इसी तरीके से PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पंजाब में भी बनती होंगी, लेकिन उन्होंने तो दरख्वास्त नहीं दे रखी, सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये मखसूस नशिस्तें अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, बल्कि ऑफिस को ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन के बेंच ने कि ऑफिस अब कोटा डिटरमिन करके दीगर सियासी जमातों को ये जो नशिस्तें हैं इसको अलॉट कर दिया जाए। अब नाज़रीन, इस फैसले के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एक तो ये ऐलान कर रही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लग तो यही रहा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता और पेशावर हाई कोर्ट में भी इस मामले पर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि पेशावर हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि चूँकि हमने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में करवाए थे तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट चले गए थे। तो देखते हैं इस फैसले के खिलाफ कब तक तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करती है या किसी हाई कोर्ट से रजू करती है। लेकिन इस फैसले के फौरी बाद नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब और तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब साहब और अली ज़फ़र साहब ने तकाजा किया है कि आप 1 मिनट के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान हैं उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। यानी मलबा अब इलेक्शन कमीशन की बेंच के ऊपर डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान पे डाला जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे डाला जा रहा है। अपनी गलती के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही कि जब आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की थी तो उनसे पहले पूछ लेते क्या उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दे रखी है या MWM के साथ इत्तेहाद कर लेते अगर उन्होंने कोई जो है वो लिस्ट दे रखी थी, या जमात इस्लामी के साथ कर रहे थे। जमात इस्लामी वालों ने तो डेफिनेटली कोई रिजर्व सीटों के हवाले से दरख्वास्त दे रखी होगी, लेकिन बहरहाल आपका अपना फैसला था और इस हवाले से तहरीरी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिख के दिया कि चूँकि हमने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर हमारी मखसूस नशिस्तों का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी कोई इसके हवाले से कोई दरख्वास्त भी मौजूद नहीं है तो हमें नशिस्तें चाहिए नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिजर्व सीटों के हवाले से कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी जो कट ऑफ डेट थी 24 दिसंबर तक, तो फिर कैसे इनको अलॉट की जाए। कानून का तो यही तकाजा है। अब इसके ऊपर कोई सियासी बयानिया बनाना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है, लेकिन हकायक नाज़रीन ये है कि आज के दिन तक भी कोई लिस्ट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज के दिन को तो छोड़ दें, मतलब जो कट ऑफ डेट थी 24 दिसंबर की तब तक कोई जो है उनकी तरफ से फहरिस्त नहीं जमा करवाई गई थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो दीगर खबरें हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए बाज़ार ऐसा लगता है कि नया टीका तैयार होने जा रहा है। अकबर एस बाबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं जिसमें बैरिस्टर गौर साहब मुंतखब हो गए हैं, उमर अयूब मुंतखब हो गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब मुंतखब हो गए हैं, यास्मीन राशिद साहब मुंतखब हो गई हैं, अली मादल शेख साहब मुंतखब हो गए हैं। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है इससे अकबर एस बाबर साहब ने जो कि दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ। वो ये कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्रॉड किया है और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मैं इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करूंगा। अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि इनके 8.5 लाख मेंबर हैं, लेकिन वोट का जो राइट है वो सिर्फ 904 लोगों ने एक्सरसाइज किया, जो कि 0.1 जो परसेंटेज उनका बनती है वो बनती है 0.11, यानी बहुत कम बनता है। तो ये कैसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है कि 8.5 लाख आपके वोट हों, सिर्फ 940 वोट डाले जाएं? ये कैसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है? अकबर बाबर साहब कहते हैं, और वो कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं बल्कि फ्रॉड हुआ है। तो कल अकबर बाबर साहब ने दावा किया कि मैं इस पर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने आज वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया है और वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के साथ उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती भी उनकी होगी है। असद रहमान गिलानी साहब हैं जिनको वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। इससे पहले काकड़ साहब के खुरम आगा साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको चेंज करके असद रहमान साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर लाया गया है। पंजाब काबीना के नाज़रीन नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें एक नाम उज़्मा बुखारी साहबा का आ रहा है कि वो पंजाब की इत्तलात की मिनिस्टर होंगी, यानी मरीम औरंगज़ेब साहबा को प्लानिंग की जो है वो पोर्टफोलियो दिया जा रहा है और उज़्मा बुखारी साहबा को जो है वो इत्तलात का दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा चेंज है कि मरीम औरंगज़ेब साहबा को प्लानिंग में दे दिया गया है कि आप प्लानिंग करें,
तो उनकी वहाँ पे ग्रूमिंग हो जाएगी। उस्मा बुखारी साहबा बड़ी वोकल हैं और बड़ी दबंग भी हैं, तो उस्मा बुखारी साहबा को पंजाब में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो आजमाने का फैसला किया गया है। वैसे वो आजमाना क्या है, वो पहले ही माशाल्लाह बड़ी, जैसे मैंने भी कहा कि बड़ी दबंग है, बड़ी वोकल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सदारती इलेक्शन के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने की खबर हमने आपको पहले दे दी थी। अब जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन जो आज़ाद हैसियत में सदारती इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैंने आपको परसों के गालिबन व्लॉग में बताया था कि अगर आपने सदर का इलेक्शन लड़ना है तो ये ज़रूरी है कि आपका जो प्रपोजल सेकेंडर हो वो पार्लियामान का रुकन होना चाहिए। अब जो आज़ाद हैसियत में नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके गालिबन ना तो प्रपोजल का ताल्लुक पार्लियामान से था और ना ही सेकेंडर जो है वो पार्लियामान के रुकन थे, तो इस वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब की काबीना में राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम आ रहा है कि वो पंजाब के मुशीर दाखिला उनको लगाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन, जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में, इस तकरीब के हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ हम खबरें शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब अब क्या तकाजा कर रहे हैं? इमरान खान साहब बड़ा अहम उन्होंने तकाजा किया। उन्होंने कहा ये काम कर दो तो सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ बुलाने को तैयार हूँ। तो खान साहब क्या मांग रहे हैं, क्या तकाजा कर रहे हैं, ये भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जिन्हें बुलाया गया था वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में, वो ये कहते हैं कि मैं फार्म 45 वाले वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं जाऊँगा। अच्छा, वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी पे अली अमीन गंडापुर साहब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये धांधली करके जीते हैं। ये फार्म 45 में हार गए थे, फार्म 47 के जरिए इनको जितवाया गया है, तो उनके साथ उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब में मैंने नहीं जाना। चलें ठीक है, आपका मौक़िफ़ हो सकता है। तो जो तोशा खाना में कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, नाअहल है 5 साल के लिए, जो साइफर केस में कन्विक्टेड है, नाअहल है 5 साल के लिए, जो नैब केस में नैब रेफरेंस में कन्विक्टेड है और 5 साल के नाअहल है, उसके साथ आप मुलाकात करने के लिए जो है वो डयाला जेल में जाने के लिए तैयार हैं। खबर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए, लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब रावलपिंडी आएंगे और डयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ अपनी काबीना के हवाले से मुशावरत करेंगे। तो ये आप देख लें कि उधर नहीं जाना, इधर सज़ा याफ्ता के पास जाना है। इसके अलावा नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उनके हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब अपने ओहदे पे कायम नहीं रहे और उनकी जो 25 अरकान की काबीना थी वो भी नाज़रीन तहलील हो गई है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।